क्या होता है हमारे मरने के बाद? क्या हमारा वजूद खत्म हो जाता है या फिर हम किसी और रूप में जिंदा रहते हैं? आखिर वो क्या चीज है जो हमें होशो हवास से भरपूर एक नायाब इंसान बनाती है? हमारे वजूद से जुड़ा ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में साइंस आज तक नाकामयाब रही, लेकिन अब कुछ बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर्स इस बड़े सवाल के जवाब के बेहद करीब पहुंच चुके हैं कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या मौत हमारा अंत है? सिर्फ एक सन्नाटा, अंधेरा, खालीपन, या फिर हमारे अंदर ही कोई ऐसी दिव्य चमक मौजूद है जो हमारा शरीर बेजान हो जाने के बाद भी जिंदा रहती है? फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स हजारों सालों से इस सवाल से जूझते आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसका सामना आज नहीं तो कल हमें करना ही पड़ेगा। एक सुबह जब मैं 6 साल का था, मेरी दादी नींद से नहीं जागी, न उस दिन न उसके बाद कभी। ये मौत के साथ मेरा पहला तजुर्बा था। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कल तक तो वो थी लेकिन आज वो नहीं है। क्या वो हमेशा के लिए जा चुकी थी या फिर अब भी वो किसी रूप में जिंदा थी? हिंदू, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ये मानते हैं कि अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं और बुरे लोग नरक में। कुछ धर्मों के मुताबिक मरने के बाद इंसान एक और बेहतरीन दुनिया में प्रवेश कर जाता है या फिर इसी दुनिया में दोबारा जन्म लेता है। लेकिन इन सब बिलीफ्स में एक ही चीज कॉमन है, और वो ये कि हमारा शरीर सिर्फ हमारी आत्मा का एक चोला है और आत्मा अमर। कई लोग मन ही मन इस बात में यकीन करते हैं, लेकिन क्या इस बात को साइंटिफिकली साबित या खारिज करने का कोई तरीका है? एबन अलेक्जेंडर पिछले 15 सालों से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में न्यूरो सर्जरी करते और पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन 2008 में उनके करियर में अचानक एक ऐसा अजीब मोड़ आया जिससे मौत के बाद के जीवन की संभावना का उन्हें गहराई से एहसास हुआ। वो एक बहुत ही रेयर बीमारी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के शिकार हो गए और गहरे कोमा में चले गए। मेरे ख्याल से अगर आप इंसानी मौत का एक बेहद करीबी एक्सपेरिमेंटल मॉडल देखना चाहते हैं तो मेनिंजाइटिस से बढ़िया कोई और मॉडल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बीमारी आपके दिमाग की पूरी बाहरी परत पर जबरदस्त हमला बोलती है। ये मेरी खोपड़ी की कुछ हॉरिजॉन्टल इमेजेस हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे दिमाग की बाहरी परत पूरी तरह से पस से ढकी हुई है। ये सारे बैक्टीरिया सारा ग्लूकोज चट कर चुके हैं और अब सिर्फ मेरे ब्रेन सेल्स बचे हैं जिनका सफाया होना बाकी है। इसलिए मेरा पूरा नियोकॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है पूरी तरह से बंद हो चुका है। 7 दिन की एक तरह की दिमागी मौत के बाद आखिर अलेक्जेंडर कोमा से बाहर आए। ये एक चमत्कार ही था कि महीने भर में वो फिर से पूरी तरह ठीक हो गए, लेकिन जब वो कोमा में थे तब उनके साथ कुछ हुआ था। मुझे याद है शुरू में जब मैं गहरे कोमा में था तब मुझे कैसा महसूस हो रहा था। उसे मैं कभी कभी दुनिया का अर्थवर्म आई व्यू भी कहता हूँ। कुछ भी साफ नहीं था, धुंधला सा, ब्राउन रेड ब्लैक सा। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे सिर पर जड़ें उगाई हों और मैं बहुत लंबे समय से वहां पर हूँ। मुझे कुछ याद नहीं था, ना अपनी जिंदगी, ना कोई शब्द। मेरी आवाज जा चुकी थी। आईसीयू रूम में मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था मुझे कुछ भी याद नहीं। और फिर इस सब के बीच अचानक मुझे धीमा धीमा संगीत आकार लेता नजर आया। धीरे धीरे वो संगीत फैलता गया और उसके साथ ही वो मनहूस धुंधलापन, वो अंधेरा छंटता चला गया। अचानक मैंने अपने आप को एक बेहद खूबसूरत वादी में दाखिल होते हुए पाया। मुझे अपने शरीर का कोई एहसास नहीं हो रहा था। मुझे अपने हाथ पैर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहे थे, पर मुझे इस बात का एहसास जरूर था कि मैं किसी तितली के पंख पर मौजूद कोई छोटा सा कण हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत तितली थी और वहाँ वैसी ही लाखों तितलियां हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही थीं और वो झुंड में बहुत ही सुंदर आकार बनाकर उड़ान भर रही थी।
और फिर हम सब ये ब्रह्मांड छोड़कर उस लोक में दाखिल हुए जिसे अब मैंने कोर का नाम दिया है। वो जगह इतनी बड़ी थी और उसका कोई ओर छोर नहीं था। हालांकि वहाँ थोड़ा अंधेरा था, लेकिन इसके बावजूद मुझे ब्रह्मांड से बाहर उस जगह पर पूरी तरह से उस दिव्य शक्ति का सुखद एहसास हो रहा था जिसे हम ईश्वर कहते हैं। सच कहूँ तो मुझे सारे ब्रह्मांड अपनी आंखों के सामने नजर आ रहे थे और ये बात बिल्कुल साफ थी कि प्यार उन सब ब्रह्मांडों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अलेक्जेंडर को जो अनुभव हुआ, ठीक इसी तरह का अनुभव पहले भी ऐसे कई लाखों करोड़ों लोगों को हो चुका है जो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। लगभग वो सभी लोग कुछ इस तरह की बातों का दावा करते हैं जिनके आधार पर साइंस अभी तक ये साबित नहीं कर पाया है कि हमारे मौजूदा जीवन के परे भी कोई और जीवन है। न्यूरो साइंटिफिक एंगल से ये बात किसी को समझाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरा साइंटिफिक दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद वो सब मुझे एकदम साफ साफ याद था। मैंने न्यूरो फिजियोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी से रिलेटेड कई मॉडल्स तैयार किए, लेकिन दिक्कत ये है कि उनमें से किसी से भी मुझे ये जान पाने में खास मदद नहीं मिली कि इस एक्सपीरियंस के बाद मैं जिन इतनी साफ यादों के साथ वापस लौटा था वो मेरे मन में आखिर कहाँ से आई। और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसका कोई भी क्लियर न्यूरोफिजियोलॉजिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। एबन अलेक्जेंडर का तजुर्बा यकीनन इतना जबरदस्त था कि उसने उनकी जिंदगी बदल कर रखी, लेकिन किसी भी सूरत में उसे बेजोड़ नहीं कहा जा सकता। ब्रूस ग्रेसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में साइकियाट्रिस्ट है। उन्होंने मौत के मुंह से निकलकर आने वाले लोगों के लगभग 1000 से भी ज्यादा केसेस की स्टडी की है। मौत की चौखट से जिंदा लौट कर आने वाले ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस लगभग एक जैसा होता है। उन्हें बेहद शांति और सुख का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। उन्हें कोई तेज चमकती हुई रोशनी नजर आती है जो बेहद गर्मजोशी और बेपनाह मोहब्बत के साथ उन्हें अपनी ओर खींचती है। कुछ लोगों को कभी कभी कोई फरिश्ता या देवता भी नजर आता है जिसे वो गॉड या क्राइस्ट भी कहते हैं, या उसे ना पहचान कर उसे कोई महाशक्ति कह देते हैं। कई साइंटिस्ट इन दावों को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये दावे लोगों के दिमागी फितूर के अलावा और कुछ भी नहीं है, और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब भयंकर शारीरिक दबाव की स्थिति में हमारे दिमाग के नर्व सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। 70 के दशक में अमेरिका की एयरफोर्स अनजाने में इस बात से संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर बैठी। साइंटिस्ट ने पायलट्स को सेंट्रीफ्यूज यानी एक तरह की अपकेंद्री मशीन में घुमाकर उनके शरीर पर जबरदस्त जी फोर्स डाला। इससे उनके शरीर का पूरा खून खींचकर उनके पैरों तक पहुंच गया और उनके दिमाग में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। इस वजह से वो सब बेहोश हो गए। होश में आने पर कुछ पायलट्स ने बताया कि उन्हें एक चमकदार रोशनी नजर आई थी। कुछ का कहना था कि वो अपने शरीर से निकलकर बाहर आ गए थे और ऊपर से अपने शरीर को देख रहे थे। ये सभी अनुभव उन लोगों के अनुभवों से काफी मिलते जुलते थे जो मौत के बेहद करीब पहुंचकर लौट आए थे, लेकिन सिर्फ एक बड़ा फर्क था। जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी से वो अपने होश खो रहे थे, उस वक्त कुछ हद तक उनके वही लक्षण थे जो मौत की दहलीज पर खड़े किसी इंसान के होते हैं। लेकिन अपने उस एक्सपीरियंस के दौरान उनमें से किसी की भी अपने किसी मरे हुए रिश्तेदार, फरिश्ते या दिव्य शक्ति से मुलाकात नहीं हुई। इन सब फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के साथ दिक्कत ये है कि जिस वक्त हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स थिंकिंग यानी पेचीदा सोच विचार के लायक नहीं होता, उस दौरान होने वाले परसेप्शंस और पेचीदा यादों के बनने की वजह वो नहीं बता सकते। तो क्या मौत को छूकर आने वाले लोगों के तजुर्बे किसी ऐसे मन का आखिरी ख्वाब होते हैं जो दम तोड़ने वाला है, या फिर वो इस बात का संकेत है कि मौत के बाद भी कुछ और है? इस सच को जानने के लिए एक बहुत बड़ी साइंटिफिक क्वेस्ट छेड़ने की जरूरत है जिससे इंसानी आत्मा का पता लगाया जा सके। लेकिन क्या आत्मा सिर्फ एक मनगढ़ंत चीज है या फिर ब्रह्मांड का कोई बुनियादी अंश? क्या मौत के बाद जीवन है? वैज्ञानिकों के लिए ये सवाल एक और मुश्किल सवाल से जुड़ा हुआ है, और वो ये कि चेतना क्या होती है? ये चेतना कहां से आती है, और जब हम मरते हैं तो वो कहां चली जाती है? डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना टूसन में कॉन्शियसनेस स्टडीज के डायरेक्टर। वो एक प्रैक्टिसिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी हैं। चिंता ना करें, सब कुछ आराम से हो जाएगा। खूबसूरत सपने के बारे में सोचिए।
और जब होश में आएंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। एनेस्थीसिया देने के बाद मरीजों को वक्त गुजरने का पता ही नहीं होता। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो 5 मिनट से बेहोश थे या फिर 5 घंटे से। एनेस्थीसिया हमारी कॉन्शियसनेस को हमसे छीन लेता है। इसके प्रभाव में ही हमारा दिमाग अच्छी तरह काम करता रहता है, लेकिन तब हमें कुछ पता क्यों नहीं चलता, ये अब भी एक रहस्य ही है। ऑपरेटिंग रूम में कई सालों तक मरीजों को इस हालत में देखने की वजह से हैमरॉफ के मन में यह जानने की इच्छा बेहद तेज होती गई कि आखिर दिमाग में होने वाली हरकतों और कॉन्शियसनेस के बीच किस तरह का संबंध है। फिर 15 साल पहले उनकी मुलाकात महान ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोज से हुई। उन दोनों ने मिलकर इस बारे में एकदम नई क्रांतिकारी थियरी तैयार की कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। एक ऐसी थियरी जो वक्त के साथ अमर आत्मा के बारे में एक तरह की साइंटिफिक बहस में बदल गई, और उसका आधार है हमारे दिमाग के ब्रेन सेल्स के अंदर मौजूद छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अगर आप किसी सेल के अंदर झांक कर देखें तो आपको उसके अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स नजर आएंगे जो कुछ वैसे होते हैं जैसे हमारे शरीर में मौजूद हड्डियां। वो माइक्रोट्यूबल्स हर सेल में एक तरह की जंगल की तरह फैल जाते हैं और उसी से हर सेल की बनावट और उसका आर्किटेक्चर तैयार होता है। हमारे ख्याल से माइक्रोट्यूबल्स किसी कंप्यूटर पर परफेक्टली डिजाइन सेल्स की तरह होते हैं और वो मॉलिक्यूलर लेवल पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। हैमरॉफ और पेनरोज का कहना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से न्यूरॉन्स और हमारा दिमाग मिलकर एक क्वांटम कंप्यूटर के रूप में काम करते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका बुनियादी तौर पर आम कंप्यूटर्स के काम करने के तरीके से अलग होता है। तो यहाँ आप हमारे दिमाग को देख रहे हैं जिसके 2 हेमिस्फीयर्स हैं। दिमाग की ज्यादातर तस्वीरों में अलग अलग न्यूरॉन्स का एक कलेक्शन देखने को मिलता है। जब एक न्यूरॉन फायर करता है तो वो अगले न्यूरॉन को सिनेप्स या न्यूरॉन संधि पर एक सिग्नल भेजता है, जिससे न्यूरॉन क्रमशः फायर करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ एक न्यूरॉन फायर करता है तो इसके पड़ोसी भी एक के बाद एक पूरे दिमाग में सिग्नल फायर करते चले जाते हैं। ये देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। किसी भी सामान्य कंप्यूटर में सिग्नल्स पहले से तैयार किए हुए रास्तों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स एक मिस्टीरियस प्रोसेस से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे कहते हैं एंटेंगलमेंट। क्वांटम प्रोसेसेस हमारे दिमाग की चेतना को बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हमारे दिमाग के इस हिस्से में न्यूरॉन्स की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसका एहसास अगले हिस्से में भी होगा और वो यहाँ भी प्रोसेस होगी। अलग होने के बावजूद वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए जब दिमाग के इस हिस्से में कोई हरकत होती है तो वो फौरन इस हिस्से की हरकत को भी प्रभावित करती है। हैमरॉफ और पेनरोज का कहना है कि जब दिमाग में किसी एक सेल के माइक्रोट्यूब्यूल्स में कोई बदलाव होता है तो उसका असर दिमाग के दूसरे सेल्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स पर भी पड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्वांटम थियरी के मुताबिक स्पेस के हर पॉइंट में और तो और किसी खाली जगह में भी कोई न कोई जानकारी मौजूद रहती है। ब्रह्मांड की बेजोड़ बनावट में हर जगह जानकारी का भंडार है। क्वांटम जानकारी का वो जानकारी सिलसिलेवार आगे नहीं बढ़ती कि पहले ऊपर फिर नीचे, पहले यहाँ फिर यहाँ। वो जानकारी इस तरह एक दूसरे से जुड़ी रहती है कि अगर यहाँ कुछ होता है तो उसका असर यहाँ भी नजर आता है। इसका मतलब है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में मौजूद जानकारी दिमाग से बाहर मौजूद ब्रह्मांड से संपर्क करके उससे जुड़ सकती है। न्यूरॉन्स के एक दूसरे से जुड़े होने पर मुमकिन है कि दिमाग की कॉन्शियसनेस की जानकारी भी एक दूसरे से गूंथ कर पूरे ब्रह्मांड में खुलेआम मौजूद हो। हैमरॉफ के मुताबिक हमारी आत्माएं न्यूरॉन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा बुनियादी चीज की बनी हुई होती है, बल्कि उनकी रचना उसी चीज से हुई है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। मेरे ख्याल से कॉन्शियसनेस या उससे एकदम पहले वाली जो चीज होती है जिसे हम प्रोटो कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, उसका वजूद ब्रह्मांड में शुरू से ही है, शायद बिग बैंग के समय से। इससे हमें उस बौद्ध और हिंदू मान्यता की याद आती है जिसके मुताबिक चेतना को ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण अंग कहा गया है और शायद वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अगर कॉन्शियसनेस एक क्वांटम प्रोसेस है तो फिर शायद उससे इस रहस्य से पर्दा उठ सकता है कि जब हम मौत की दहलीज पर कदम रखते हैं तब क्या होता है। मान लीजिए कि किसी मरीज का दिल धड़कना बंद कर देता है और उसके खून का बहाव रुक जाता है और उसके माइक्रोट्यूबल्स अपना क्वांटम स्टेट खो बैठते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उसके माइक्रोट्यूबल्स में मौजूद क्वांटम इंफॉर्मेशन नष्ट हो ही नहीं सकती। वो यहाँ वहाँ बढ़ जाती है और ब्रह्मांड में घुल जाती है।
अगर मरीज को फिर से जिंदा करने में कामयाबी मिल जाती है तो वो क्वांटम इंफॉर्मेशन फिर से माइक्रोट्यूबल्स में वापस चली जाती है और मरीज कहता है कि मैं मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर आ रहा हूँ। मुझे एक चमकदार सफेद रोशनी दिखाई दी। मैं एक सुरंग में था। मुझे अपने मरे हुए रिश्तेदार नजर आए। लेकिन अगर मरीज की मौत हो जाती है तो मुमकिन है कि वो क्वांटम इंफॉर्मेशन शायद हमेशा के लिए उसके शरीर के बाहर मौजूद रहती हो, आत्मा के रूप में। कई वैज्ञानिकों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ा एक क्वांटम कंप्यूटर है, मगर हैमरॉफ के मुताबिक इस दिशा में की गई रिसर्च से धीरे धीरे ये बात साबित हो रही है। हाल ही में क्वांटम इफेक्ट्स की मदद से कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को नियंत्रित होते देखा गया है, जैसे कि पक्षियों की उड़ान, फोटोसिंथेसिस और मनुष्यों की सूंघने की शक्ति। अभी तक कोई भी इस थियोरी को गंभीर चुनौती नहीं दे पाया है। उसमें अब भी दम है और हमने जो आइडियाज 15 साल पहले पेश किए थे उनके सपोर्ट में नए नए सबूत लगातार सामने आते जा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम अब भी नहीं जानते कि कॉन्शियसनेस आती कहां से है और जब हम मर जाते हैं तो वो कहां चली जाती है। अगर हमारे पास इसे मापने का जरिया होता तब शायद हमें इन सवालों के जवाब भी मिल सकते थे और मुमकिन है कि वो जरिया जल्दी ही हमारी पहुंच के भीतर हो, क्योंकि अब एक वैज्ञानिक हमारे मन की गहराइयों की था लेने की कोशिश कर रहा है, हमारे उस रहस्यमय मेंटल पैटर्न का पता लगाने की उम्मीद में जिसकी बदौलत हम वो बनते हैं जो हम हैं। इंसानी दिमाग का आकार बहुत बड़ा नहीं होता। ये महज 1.25 किलो के मुलायम टिश्यूज से बना है, लेकिन ये ऐसे ऐसे विचारों को जन्म दे सकता है जो दुनिया को बदल कर रखते हैं। ये ऐसे अलग अलग लोगों के व्यक्तित्व को गढ़ सकता है जैसे मार्टिन लूथर किंग और चंगेज खान। इसे ये भी मालूम होता है कि ये क्या है, ये अपने बारे में जानता है। हमारे ख्याल से इसमें आत्मा भी होती है, लेकिन वो आत्मा इसमें आती कहां से है? क्या कॉन्शियसनेस दिमाग से ही जन्म लेती है? क्या दिमाग के मरने के बाद भी जिंदा रहती है? लोगों के मरने के बाद इंसानी दिमाग का क्या होता है, इस बात की स्टडी करना आसान नहीं है। मौत कभी कहकर तो आती नहीं, लेकिन मौत के एक रूप से हम लोगों की रोज मुलाकात होती है। हर रात जब हम सोते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस चुपचाप खिसक जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के प्रोफेसर जूलियो टोनोनी इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि जब हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है तब हमारे दिमाग में क्या बदलाव आता है, और साथ ही उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो ये रहस्य जानने में कामयाब रहेंगे कि हमें बनाने के पीछे आखिर किस चीज का हाथ होता है। जब हम बिना सपनों वाली गहरी नींद में डूब जाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है, लेकिन सच ये भी है कि उस स्थिति में भी हमारा दिमाग काम करना बंद नहीं करता। उस समय भी उसके न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स वैसे ही काम करते रहते हैं जैसे कि जागते समय करते थे। इसलिए ये एक दिलचस्प साइंटिफिक सवाल है कि जब आपका दिमाग एकदम ठीक ठाक ढंग से काम कर रहा है तब सोते वक्त आप कहाँ गायब हो जाते हैं। टोनोनी के मुताबिक हमारा मन कितना कॉन्शियस है ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे दिमाग में अलग अलग हिस्से एक दूसरे के साथ कितनी जानकारी बांटते हैं। हमारा जो तजुर्बा जितना गहरा होगा उससे हमारे दिमाग में अलग अलग आकारों के उतने ही पेचीदा और ऐसे पैटर्न्स पैदा होंगे जिन्हें टोनोनी के मुताबिक मापा जा सकता है। हर एक्सपीरियंस बेसिकली अपने आप में एक बेजोड़ आकार का होता है। मिसाल के तौर पर किसी आग से उठती हुई लपटों का आकार अपने आप में बेजोड़ होता है जो कि लगातार बदलता रहता है। जहाँ तक दिमाग में बनने वाले आकारों का सवाल है, वो एक ऐसी चीज से बने होते हैं जिसे मैं रिश्तों की जानकारी का नाम देता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा आकार होता है जो अंदरूनी रोशनी से दमकता है। कॉन्शियसनेस की आग एक बिल्कुल अलग तरह की खास आग होती है जो कि दिमाग के अंदर पैदा होती है और इसे जलने के लिए खास चीजों की जरूरत होती है। लेकिन वो आग किस वक्त जल रही है और किस वक्त बुझी हुई है, उसका अंदाजा लगाना किसी ब्रेन स्कैन पर नजर डालकर जानकारी पाने के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो जूलियो टोनोनी ने बिना सपनों वाली नींद की स्टडी के लिए एक पूरी लैब तैयार की। फिर यह जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है तो हमारे दिमाग में क्या बदलाव होता है। न्यूरोलॉजी में ये एक्सपेरिमेंट ठीक इस बात का पता लगने जैसा है जैसे किसी अंधेरे घर का दरवाजा खटखटाना। इस एक्सपेरिमेंट में हम ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन नाम की एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए हम दिमाग को खोले बिना और उसे बिना नुकसान पहुंचाए उसमें थोड़ा सा करंट दौड़ाते हैं और ये देखते हैं कि हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर उसका क्या असर होता है। पहले टीम उस वॉलंटियर पर एक प्रयोग करती है जो अभी जाग रहा है। फिर इलेक्ट्रोड्स के एक जाल के जरिए उसके दिमाग में हो रही सारी हरकतों का जायजा लिया जाता है।
अब उसके सिर के ऊपर एक मैग्नेटिक कॉइल रखा जाता है, फिर एक स्विच दबाया जाता है जिससे 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक मैग्नेटिज्म की एक लहर उसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स को झकझोरती है। इस झटके से दिमाग के एक छोटे से हिस्से के न्यूरॉन्स फायर करते हैं और फिर बाकी न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजते हैं जिससे वो भी फायर करते हैं। न्यूरॉन्स की पेचीदा हलचल कॉर्टेक्स के लगभग 1/3 हिस्से में फैल जाती है और सेकंड के 1/3 हिस्से तक टिकती है। कॉन्शियस दिमाग किसी बजती हुई घंटी की तरह थरथराता है। इसका मतलब है घर में कोई न कोई मौजूद जरूर है, लेकिन जब दिमाग में कॉन्शियसनेस नहीं होती तब क्या होता है? अब जब ब्रैडी सो रहे हैं, हम उस घंटी को एक बार फिर बजाएंगे और देखेंगे कि नींद में उनका दिमाग किस तरह पेश आता है। एक बार फिर दिमाग में हरकत होती है, लेकिन इस बार वो थरथराता नहीं है। जैसे ही मैग्नेटिज्म की लहर बंद होती है, घंटी की घनघनाहट थम जाती है। सोता हुआ दिमाग भले ही काम कर रहा है, लेकिन अपने बाकी हिस्सों के साथ जानकारी बांटने की उसकी काबिलियत खत्म हो चुकी है। टोनोनी का ख्याल है कि उस जानकारी को फैलाने का काम हमारी कॉन्शियसनेस ही करती है। जागता हुआ दिमाग अपने खास हिस्सों के साथ लगातार बातचीत जारी रखता है, ठीक उसी तरह जैसे कि किसी कैबिनेट मीटिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ट्रेजरी और डिफेंस मिलजुल कर कोई योजना बनाते हैं। जिस वक्त दिमाग सो रहा होता है, वो मीटिंग खत्म हो जाती है, स्पेशलिस्ट अपने घर चले जाते हैं और फिर किसी बात का फैसला नहीं हो पाता। रात के शुरुआती हिस्से में गहरी नींद में हमारी कॉन्शियसनेस खत्म क्यों हो जाती है? जागते समय जो स्पेशलिस्ट्स आमतौर पर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, उस वक्त उनकी बातचीत बंद हो जाती है। नींद के वक्त कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स काम करने लगते हैं जिसकी वजह से उन स्पेशलिस्ट्स का एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो जाता है और फिर आखिर में ऐसा लगता है कि अब वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे और फिर हम अपनी कॉन्शियसनेस खो बैठते हैं। कौन सा दिमाग होश में है और कौन सा नहीं, इन दोनों बातों में फर्क बताने के टोनोनी के इस बेजोड़ तरीके को जल्दी ही चिकित्सा के क्षेत्र में जगह मिलने वाली है, जहां उसकी मदद से कोमा पेशेंट्स की चेतना के लेवल का अनुमान लगाया जाएगा। पहले तो ये जानना जरूरी है कि उस मरीज का दिमाग होश में है या नहीं, और अगर वो मरीज आपकी पत्नी है, आपका बेटा है या आपकी माँ है और आप देख रहे हैं कि उनकी आंखें खुली हुई हैं, पर आप ये नहीं जानते कि वो कुछ सोच समझ पा रहे हैं या नहीं, और कहीं वो तकलीफ में तो नहीं, इन बातों का पता कैसे लगाया जाए? जूलियो टोनोनी ने भले ही इंसानी दिमाग की कॉन्शियसनेस को देखने का उपाय खोज निकाला हो, लेकिन वो कॉन्शियसनेस न्यूरॉन्स के उस इतने पेचीदा जाल के बीच से उभरती कैसे है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में वो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। जब हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस पैदा होने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत होती है, तो कुछ हद तक ये बात मानी जा सकती है, लेकिन इस तरह देखा जाए तो इंटरनेट भी बेहद कॉम्प्लेक्स है। एक और मिसाल देता हूँ, शतरंज का खेल भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस तरह तो बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं, लेकिन उनमें से तो कॉन्शियसनेस पैदा नहीं होती। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिनसे कॉन्शियसनेस पैदा होती है। इसलिए मेरा ख्याल है चेतना पैदा करने के लिए जरूरी है एकदम सही तरह की कॉम्प्लेक्सिटी और कुछ गिने चुने स्ट्रक्चर्स की। सिर्फ तभी ये बेजोड़ काम मुमकिन है, और शायद हमारी कॉर्टेक्स, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बनावट ही ऐसी है कि वो इस काम को बखूबी अंजाम दे देती है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम कॉन्शियसनेस की जड़ तक पहुंच सके? और क्या अपने बारे में हमारी आत्मा और ज्ञान दोनों एक ही चीज है? इन साहब का ख्याल है कि इन्होंने इंसानी आत्मा को खोज निकाला है और ये भी जानते हैं कि जब हम मरते हैं तो क्या होता है। ये आत्मा क्या होती है? क्या वो कोई ऊर्जा क्षेत्र है या कोई ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं? क्या उसमें वजन होता है? 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने बताया कि आत्मा का वजन लगभग 3/4 ऑफ एन आउंस यानी 21 ग्राम होता है। टीबी के मरते हुए मरीजों का वजन तौलने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे, लेकिन 100 साल से भी लंबा अरसा गुजरने के बाद भी कोई आज तक उनके प्रयोग को दोहरा नहीं पाया। वो इसलिए क्योंकि वजन करने के लिए कोई भी चीज हाथ आती ही नहीं है। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारे हाथ तो नहीं आती, लेकिन उसी की वजह से हम हैं? हर चीज का सबसे छोटा अंश हमारे एटम्स ही होते हैं। हम सबका वजूद उन्हीं से है।
करोड़ों साल से पृथ्वी एटम्स को रिसाइकिल कर रही है। कार्बन पेड़ों के जरिए समुद्र में पहुंच जाता है और फिर वहां से हमारे शरीरों के सेल्स में, और तो और मरे हुए लोगों के एटम्स का भी दोबारा इस्तेमाल होता है। यानी मुमकिन है कि आपकी जांग की हड्डी का कोई एटम कभी क्लियोपैट्रा के निचले होठों का हिस्सा रहा हो। और ये रिसाइकलिंग सिर्फ एटॉमिक लेवल पर नहीं होती, सेल्यूलर लेवल पर हमारा निर्माण लगातार जारी रहता है। हमारी उम्र चाहे जो हो, हमारे शरीर में हर 1 घंटे में 1 अरब सेल्स का निर्माण होता है। इसलिए हम में से ज्यादातर लोगों की उम्र जिंदगी के किसी भी मोड़ पर 10 साल से ज्यादा नहीं होती। क्रिस्टोफ कॉह कैलटेक में बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उनका मानना है कि हमारी बनावट का अलग अलग एटम्स या सेल से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि हमारे दिमाग में हमारे सेल्स जिस बेजोड़ तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हमारी शख्सियत उसी का नतीजा होती है। पूरे ब्रह्मांड में दिमाग मैटर का सबसे जटिल हिस्सा है। इंसानी दिमाग 100 खरब नर्व सेल से गुथकर बना होता है और उनमें से हर नर्व सेल की बनावट अपने आप में बेहद पेचीदा होती है। दिमाग अपने आप में एक तरह का छोटा सा कंप्यूटर होता है जो कि लाखों करोड़ों अन्य नर्व सेल से जुड़ा रहता है। अलग अलग न्यूरॉन्स अपने आप में कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन जब वो बहुत बड़े पैमाने पर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तब उनमें एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण होता है जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। हमारी चेतना करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स की उस फायरिंग की वजह से पैदा होती है और वही हमारी आत्मा है, हमारी खुशी, हमारे दुख दर्द और हमारी इच्छाओं की भावनाएं। लेकिन अगर कॉह हमारे दावे पर यकीन करें कि हमारी हस्ती ब्रेन सेल्स के उस नाजुक और लगातार बदलते रहने वाले नेटवर्क का नतीजा है, तो फिर तो हमारे अमर होने की पूरी संभावना ही खत्म हो जाती है। अपने हर एक्सपीरियंस के साथ हम थोड़ा बदल जाते हैं। कुछ एक्सपीरियंस से हम में ज्यादा बदलाव आता है, कुछ से कम। तो उस लिहाज से कुछ भी एक सा नहीं रहता। उम्र के साथ न सिर्फ मेरे शरीर में बदलाव आता है, बल्कि उसके साथ साथ मेरी पर्सनैलिटी में भी बदलाव आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो कोई भी पर्सनैलिटी हमेशा एक सी नहीं रहती। हमारे दिमाग के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बदलती रहती है। दिमाग के इसी व्यू को मटेरियलिज्म कहते हैं और कॉह इसके हिमायती है। मटेरियलिस्ट लोगों के लिए आत्मा एक धुंधलाते हुए भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक ऐसा भ्रम जो हमारे शरीर के उस नेटवर्क के बाहर कायम नहीं रह सकता जहां से ये उभरता है। जब दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है तो ये इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक भी थम जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स फायरिंग करना बंद कर देते हैं। इस हालत में आत्मा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जाने माने कॉग्निटिव साइंटिस्ट डगलस हॉफस्टेडर मृत्यु के बाद जीवन की संभावना को एकदम खारिज नहीं करते। उनका कहना है कि हमारे मरते ही हमारी आत्मा एकदम से गायब नहीं हो जाती। जब मैं फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे एक प्रोफेसर थे। मैं उन्हें बहुत पसंद करता था और वो बड़े ही धार्मिक इंसान थे। वो जो कहते थे उसे सुनकर मैं बड़ा ही परेशान होता था। उनका कहना था कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम अभी तक खोज तो नहीं पाए हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से हमारी आत्मा और कॉन्शियसनेस बनती है। हॉफस्टेडर ने दिमाग के लिए एक ज्यादा साइंटिफिक नजरिया अपनाया। उन्होंने कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस के मॉडल्स तैयार करने में महारत हासिल कर ली। यानी लोग कैसे सोचते हैं वो इस बारे में सोचते हैं, और उनके मुताबिक अपने आसपास की दुनिया का दिमागी नक्शा खींचने में इंसानों से ज्यादा माहिर और कोई नहीं होता। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हमारे मन में हर चीज की तस्वीर खींचती जाती है। अब जैसे कि मैं इस पेपर शेकर की बात करूं तो मेरे मन में इसकी तस्वीर खींची हुई है। मैं इसे इतनी बार देख चुका हूं कि अब मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मन में पहले से ही इसकी स्टेबल तस्वीर है। सारे जानवर इस तरह के दिमागी नक्शे तैयार करते हैं। जानवर जितना बड़ा होता है उसका दिमागी नक्शा भी उतना ही पेचीदा होता है। मधुमक्खी को सूरज और अपने छत्ते की पोजीशन मालूम होती है। मैंटा रे मछली समुद्री धाराओं के टेढ़े मेढ़े जाल के बीच से आसानी से अपना रास्ता खोज लेती है। बबून अपने झुंड की सामाजिक हैसियत के क्रम का ख्याल रखता है। हमारे नक्शे लंबे समय तक चीजों को देखने समझने और लोगों से मिलने जुलने के आधार पर तैयार होते हैं, और इनके अलावा एक और जरूरी एलिमेंट की वजह से भी। हम अपने मन में न सिर्फ बाकी की दुनिया की तस्वीर बना लेते हैं, बल्कि उसके साथ ये समझ भी जोड़ लेते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं, और हमारी समझ में कुछ सतही ऊपरी बातें, हमारी शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें भी शामिल होती हैं। जैसे कि हमारे 2 हाथ हैं और हर हाथ पर 5-5 उंगलियां हैं। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है,
हम बास्केटबॉल के फ्री थ्रोस अच्छे लगाते हैं या फिर हुक शॉट्स लगाने में माहिर हैं। तो इन सब बातों से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम क्या हैं। हॉफस्टाडर दुनिया के इस नक्शे को, जिसमें उसे बनाने वाले का भी नक्शा शामिल होता है, एक तरह के मेंटल फीडबैक लूप का नाम देते हैं। जब आप किसी टेलीविजन कैमरे को किसी स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हैं तो उसकी स्क्रीन पर खुद स्क्रीन अपने आप को देखने लगती है और आपको एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स विजुअल पैटर्न नजर आता है। सिस्टम अपनी तस्वीर खुद बना रहा है। तो मेरे ख्याल से आत्मा एक इमर्जेंट प्रोसेस है, एक उभरता हुआ व्यक्तित्व जो दशकों तक देखने, सुनने और परसीव करने का परिणाम है। लेकिन कॉन्शियसनेस का यह नजरिया और भी कई सवालों को जन्म देता है। अगर आत्मा सिर्फ एक तरह का अजीबोगरीब मेंटल फीडबैक लूप है, तो फिर वो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं हो सकती। फिर तो वो किसी भी अच्छे खासे स्मार्ट नेटवर्क में पैदा हो सकती है, भले ही वो नेटवर्क किसी भी चीज से क्यों न बना हो। इसलिए आज एक युवा वैज्ञानिक एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश में है जो अब तक सिर्फ ईश्वर के बस की बात रही है, आत्मा का निर्माण। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आत्मा शरीर से बढ़कर होती है। हमारा शरीर सिर्फ एक खोल है जिसमें आत्मा कुछ समय के लिए वास करती है। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि जिसे हम आत्मा कहते हैं, दरअसल वो ब्रेन कनेक्शन से बना यानी समझ बूझ वाला नेटवर्क होता है जो लाखों सालों में विकसित हुआ है। लेकिन अगर ये बात सही है तो तब क्या होगा जब हम इंसानी दिमाग की एक कॉपी तैयार कर लेंगे? क्या तब उसमें भी आत्मा होगी? इस जवाब के हम बेहद करीब पहुंच चुके हैं। और अगर हम दिमाग के इस रहस्य को कंप्यूटर की मदद से सुलझा सकें, शायद तब हमें मौत से बच निकलने का भी कोई रास्ता मिल जाए। दुनिया भर में रिसर्चर्स की टीम्स इंसानी दिमाग की रिवर्स इंजीनियरिंग में लगी है। ये बहुत ही मुश्किल काम है। हमारी इतनी सारी रिसर्च के बावजूद दिमाग की गुत्थी को सुलझाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में इंसानी दिमाग की बनावट सबसे ज्यादा पेचीदा होती है। लेकिन दिमाग की मैपिंग को पूरा करने में कई दशकों का समय लग सकता है। इसलिए कुछ जिद्दी वैज्ञानिकों ने दिमाग के जिंदा सेल्स की फायर पावर से फायदा उठाने का फैसला किया है। वो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के मिलाप से आत्मा का रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ हार्डवेयर के कुछ हिस्सों को जोड़कर। ज्यादातर कंप्यूटर सिमुलेशंस के दौरान न्यूरॉन्स की हलचल बेहद मामूली होती है। हमारी इन कल्चर डिशेस में जो असली, जिंदा, गिलगिले और पेचीदा न्यूरॉन्स हैं, वो दिमागी तौर पर काम करते वक्त जितने ताकतवर होते हैं, उतने इन कंप्यूटर सिमुलेशंस के दौरान नहीं होते। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर स्टीव पॉटर न सिर्फ दिमाग डिजाइन करते हैं, बल्कि उन्हें बनाते भी हैं। ऐसे दिमाग जो आधा जिंदा होते हैं और आधे मशीन। पॉटर की टीम चूहों की एम्ब्रियोज यानी भ्रूण से कल्चर किए हुए न्यूरॉन्स को लेकर उन्हें इलेक्ट्रोड्स की नन्ही नन्ही प्लेट्स पर उगाती है। ये एक मल्टी इलेक्ट्रोड एरे कल्चर डिश है। आप इस पर उगे हुए कुछ फ्लोरोसेंटली लेबल्ड न्यूरॉन्स देख सकते हैं। ये वो इलेक्ट्रोड्स है जो कि यहाँ इस इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, जिसका इस्तेमाल हम ये सब रिकॉर्ड करने और सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए करते हैं। और ये वो एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स हैं जो इन सेल्स के बीच का कनेक्शन बताते हैं। ये कनेक्शंस इस कल्चर में शुरू के 4 घंटे के दौरान बनते हैं। आप टाइम गुजरने के साथ इन कनेक्शंस को यहाँ बनते हुए देख सकते हैं। तो ये वो सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं जिनके जरिए ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और हम एक कैल्शियम सेंसिटिव डाई का इस्तेमाल करके उनके बीच हो रही इस बातचीत को फिल्मा सकते हैं। तो यहाँ एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल भेजता है, एक चमक पैदा होती है, वो चमक इस कैल्शियम की होती है। जब दिमाग विकसित हो जाता है तो पॉटर इलेक्ट्रोड्स के जरिए उसे इंफॉर्मेशन भेजते हैं और दिमाग में हरकत होती है। ये इलेक्ट्रोड्स एक कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जो कि एक रोबोट बॉडी से जुड़ा होता है, जिससे एक तरह की नई जिंदगी जन्म लेती है। यह है एक हाइब्रिड, दिमाग के जिंदा टिश्यूज से नियंत्रित होने वाला एक रोबोट। इसका दिमाग एक रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसकी बॉडी लैब बेंच पर इधर उधर घूमते हुए अपना रास्ता तलाशती है, इसके न्यूरॉन्स कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और किसी भी जानवर की तरह हाइब्रिड को भी तजुर्बे होते हैं, वो उनसे सीखता है, जैसे कि इस केस में इस जगह पर अपना रास्ता ढूंढना। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई हाइब्रिड भी कभी
कॉन्शियस हो सकता है? लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या कभी वो दिन आएगा जब हम कोई कॉन्शियस कल्चर नेटवर्क्स तैयार कर पाएंगे, तो मैं कहूंगा इसका जवाब हम पहले ही दे चुके हैं, और वो जवाब है हाँ। हम ऐसी कल्चर डिशेस पहले से ही तैयार कर चुके हैं जिन्हें अपने एनवायरमेंट से इनपुट मिल रहे हैं और वो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रेस्पॉन्ड भी कर रही है। तो अगर ये उनके विकास की महज शुरुआत भर है, जिसके दौरान उनके दिमाग के टिश्यूज और कंप्यूटर के बीच काफी पेचीदा इंटरेक्शन हो रहा है, तो शायद ये ऊंचे लेवल की अनुभूति है जो काफी हद तक ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी इंसानी चेतना की तरह है। लेकिन फर्ज कीजिए कि किसी दिन कोई हाइब्रॉड या कंप्यूटर जाग उठता है और उसे अचानक पता चलता है कि वो क्या है और कौन है, या फिर उन तारों के बीच से कोई आत्मा प्रकट हो जाती है, तो हमें इस बारे में कैसे पता चले? हमें तो सिर्फ उनमें होने वाली बातचीत पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर हम बनावटी दिमाग से पूछते हैं कि क्या वो कॉन्शियस है, और वो हमें इस बात का यकीन दिला देता है कि हाँ वो कॉन्शियस है, तो फिर हमें उसकी बात पर यकीन करना पड़ेगा। लेकिन यही बात दूसरे इंसानों पर भी लागू होती है। हमें असल में ये मालूम नहीं होता कि बाकी लोग वाकई कॉन्शियस हैं या नहीं। हो सकता है वो लोग सिर्फ ज़ॉम्बीज यानी जिंदा लाशें हों और उन्हें उन बातों का कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ही न हो। मैं किसी कंप्यूटर में इसी वक्त इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल सकता हूं जो उसी तरह के फैसले करेगी जैसे कि मैं करता हूं, और जिसमें मेरी कॉन्शियसनेस का भी थोड़ा सेंस होगा। लेकिन इस तरह की कॉन्शियसनेस हासिल करना जिसके बारे में लोग ये कहें कि वो हूबहू मेरी कॉन्शियसनेस की कॉपी है, और जिसे अगर किसी और के शरीर में डाला जाए तो लोग ये समझ बैठे कि वो इंसान मैं हूं, तो ऐसी कॉन्शियसनेस को बनाने के बारे में हमें जरा भी अंदाजा नहीं है कि इतनी बारीकी और विस्तार के साथ ये काम कैसे किया जाए। क्या इस धरती पर हमारे आखिरी पलों में हमारी आत्मा का वजूद भी खत्म हो जाता है? क्या आत्मा महज न्यूरो प्रोसेसेस का एक नेटवर्क है जिसे किसी दिन एक मशीन में डालकर फिर से पैदा किया जा सकता है? या फिर हमारे दिमाग का क्वांटम स्टेट अनंत ब्रह्मांड में जाकर एक बार फिर से मिल जाता है? हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बावजूद जिंदगी की पहेली को सुलझा पाना अभी हमारे लिए बहुत दूर की बात है। या फिर क्या वाकई ऐसा है? ब्लूमिंगटन इंडियाना में डगलस हॉफस्टैडर का कहना है कि ये सब अपने अपने नजरिए की बात है। उनका मानना है कि हमारा दिमाग जिस अजीबोगरीब और बेजोड़ तरीके से इंफॉर्मेशन यानी हमारे आसपास की जानकारी को हमारे विचारों के पैटर्न्स में जोड़ता है, हमारी कॉन्शियसनेस उसी का नतीजा होती है। और हम विचारों के जिस पैटर्न से बनते हैं वो एकदम अलग और सिर्फ हमारे लिए हो ऐसा नहीं है। हम उन सब लोगों का एक दिलचस्प कोलाज, एक तरह का मिला जुला रूप है जिनका हम पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, चाहे वो लोग जिंदा हो या ना हो। भले ही हमारी आत्मा का पैटर्न हमारे अपने दिमाग में बेहद ताकतवर और पेचीदा हो, लेकिन वो दूसरे दिमागों तक पहुंच सकता है। ये शॉपिंग के ट्यून्स की एक किताब है, और इस सफेद कागज पर आपको जो काली शेप्स नजर आ रही हैं, इनमें असल में शॉपिंग की बहुत ही गहरी भावनाएं छिपी हुई हैं। उनकी खुशी का एहसास, निराशा का एहसास, उनकी जीत का एहसास, उनकी बुज़दिली या दर्द का एहसास, या फिर ऐसा कोई जज्बा जो वो उस वक्त महसूस कर रहे थे। ये शेप्स उन सब भावनाओं को साकार कर देती हैं और हम एक और इंसान को बेहद गहराई से जान जाते हैं, और वो भी एक ऐसे इंसान को जो 150 या 60 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है। इसके बावजूद लोगों की आत्मा का कोई अंश हमेशा बाकी रहता है और करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग को छूता रहता है। मौत के बाद की जिंदगी का ये एक ऐसा रूप जिसका एहसास हम सभी को होता है, भले ही हम उसे पहचान न पाते हों कि वो क्या है। हॉफस्टैडर भी उसे एक बहुत बड़े निजी हादसे के बाद समझ पाए, अपनी पत्नी कैरल की मौत के बाद। उस वक्त हम इटली में थे और एक दिन अचानक पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, ये बात हमें 11 दिसंबर को पता चली और 12 दिसंबर की शाम तक वो कोमा में चली गई। तो ये सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। एक ऐसा इंसान जिसके साथ में इतने लंबे समय से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ था, और जब इस तरह अचानक उसका नामो निशान मिट गया तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मेरी पत्नी का कोई अंश अब भी कहीं पर जिंदा हो, और क्या ये मुमकिन है कि इंसान की आत्मा किसी और इंसान में पहुंच जाती हो या एक दिमाग से निकलकर दूसरे दिमाग में चली जाती हो। तो इस सवाल के लिए मेरा जवाब एक बहुत ही तय दायरे में होगा हाँ। जिस डिग्री तक कैरल मेरे अंदर जिंदा है वो उनका बहुत ही घिसा हुआ रूप है।
वो एक बहुत ही रफ और खुरदुरा रूप है, ठीक वैसे ही जैसे कि पत्थर के लाखों छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर किसी ने मोज़ैक यानी पच्चीकारी करवाई हो, लेकिन फिर बाद में उसे तबाह कर दिया गया। मगर उसके तबाह होने से पहले किसी ने उसकी कॉपी बना ली थी, लेकिन सिर्फ उसके 1000 पत्थरों की कॉपी। तो उन 1000 पत्थरों का रंग और अरेंजमेंट हमेशा वैसा ही रहेगा, लेकिन अब वो एक बिल्कुल अलग मीडियम में बिल्कुल अलग पत्थरों के साथ रहेंगे और काफी खुरदरे भी हो चुके होंगे। ओरिजिनल चीज अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी एक खुरदरी कॉपी अब भी बाकी है। तो इस तरह हम जिंदा रहते हैं। हमारी आत्मा का एक अंग हमेशा उन लोगों के भीतर जिंदा रहता है जिनके संपर्क में हम कभी रहे थे। हमारी आत्मा का वो अंश उन लोगों में बिल्कुल आसानी से पहचाना जा सकता है जो हमें प्यार करते थे। ये मौत के बाद जिंदगी का वो रूप है जिसे हम सब समझ सकते हैं, भले ही हम किसी भी धर्म के क्यों न हो। लेकिन क्या कोई और ऐसी जगह भी है जहां हमारी आत्मा रहती हो? क्या इस धरती पर हमारे आखिरी पलों में हमारी आत्मा का वजूद भी खत्म हो जाता है? क्या आत्मा महज न्यूरो प्रोसेसेस का एक नेटवर्क है जिसे किसी दिन एक मशीन में डालकर फिर से पैदा किया जा सकता है? या फिर हमारे दिमाग का क्वांटम स्टेट अनंत ब्रह्मांड में जाकर एक बार फिर से मिल जाता है? वैज्ञानिकों का कहना है कि वो इस पहेली को सुलझाने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि उसके जवाब को लेकर उन सब में गहरे मतभेद हैं। कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है तो आत्मा खत्म हो जाती है, आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। आपकी दुनिया खत्म हो जाती है, दोस्त खत्म हो जाते हैं, आप खत्म हो जाते हैं, सब कुछ। अगर हम मौत की दहलीज पर पहुंचकर लौटे लोगों की बात पर विश्वास करें तो उससे पता चलता है कि हमारा मन या कॉन्शियसनेस हमारे शरीर के बिना भी जिंदा रहते हैं। मेरे ख्याल से कॉन्शियसनेस के क्वांटम अप्रोच से हम बुनियादी तौर पर समझ सकते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमारा मकसद क्या है, और ये भी कि मौत के बाद जिंदगी और पुनर्जन्म की संभावनाएं क्या हैं, और क्या शरीर छोड़ देने के बाद भी हमारी कॉन्शियसनेस जिंदा रहती है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है और इस बात की जानकारी भी है कि इस धरती के बाहर किसी और लोक में हमारी आत्माओं के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वही हमारी असली हकीकत है, और जब हम इस धरती से विदा लेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। आखिर में हम सबको सच्चाई का पता लग ही जाएगा। लेकिन क्या कभी हमें मौत की आगोश में जाते वक्त पता लगेगा कि आगे क्या होगा? शायद कोई न कोई इतनी बड़ी शक्ति है जो हम इंसानों की समझ के बाहर है। ऐसे ही मौकों पर हम अपनी सारी जानकारी को भुलाकर उस शक्ति के आगे अपना सर झुका देते हैं।